आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त फलनों के बारे में 5 महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या संयुक्त फलन क्रम विनिमेयता का पालन करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त फलन जिसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक संक्रिया होती है। जैसे कि जोड़ना, घटाना, ये सभी क्या है? संक्रिया है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, a प्लस बी बराबर b प्लस a होता है सभी वास्तविक संख्याओं के लिए। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि जो योग संक्रिया है यह क्रम विनिमेयता का पालन करती है। अब हमें यह देखना है कि जो संयुक्त फलन संक्रिया है क्या यह क्रम विनिमेयता का पालन करती है? क्या GOF और FOG दोनों बराबर होंगे? यही हम देखना चाहते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने 3 उदाहरण लिखे हैं जिन पर हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, जो कि एग्जाम्पल नंबर 2 है उसका। और अगर हम इस उदाहरण में देखें कि GOF की वैल्यू sin स्क्वायर x है और FOG की वैल्यू sin x स्क्वायर है, तो यहाँ हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि GOF और FOG बराबर नहीं है। अगर हम उदाहरण नंबर 3 की बात करें तो वहां हमने देखा था कि GOF की वैल्यू 2x + 1/2 मिली थी और FOG यहाँ पर परिभाषित ही नहीं था। तब हम कैसे कर सकते हैं कि GOF बराबर FOG। तीसरे उदाहरण की अगर हम बात करें तो उसमें हमने देखा था कि GOF और FOG दोनों ही बराबर आए थे, जो कि x के इक्वल थे। इस केस में हम GOF और FOG को बराबर लिखते हैं। तो ये तीनों उदाहरणों से स्पष्ट है कि GOF और FOG बराबर होना आवश्यक नहीं है। तो हम इन जनरल हम ये कहेंगे कि क्रम विनिमेयता का पालन नहीं करते। कुछ उदाहरणों में बराबर हो भी सकते हैं और कुछ उदाहरणों में बराबर नहीं भी हो सकते। तो अब हम देखते हैं दूसरा गुण जो कि है सहचर्यता या एसोसिएटिविटी। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि 3 वास्तविक संख्या होती है A, B और C। उनका योग जो है वह साहचर्यता गुणधर्म का पालन करता है, यानी कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि योग संक्रिया साहचर्यता गुणधर्म का पालन करती है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें फलनों के साहचर्यता के बारे में, तो यहाँ पर भी हमें 3 फलन दिए गए होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं 3 फलन लिखता हूँ। पहला फलन है f a to b, दूसरा फलन है g b से c और तीसरा है h c से d। अब हम बात करते हैं इन तीनों फलनों को आरेख रूप में जमा करके देखते हैं। तो यहाँ मैं लिख रहा हूं, ये फलन है f, यह है a से b पर। दूसरा फलन है g, यह है b से c पर। तीसरा फलन है h, यह है c से d पर। अब अगर हम यहाँ पर संयुक्त फलनों की बात करें कि GOF किससे किस पर परिभाषित होगा, तो ये हमने पहले पढ़ा है कि GOF A से C पर परिभाषित होगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं GOF। अगर मैं B से D तक कोई संयुक्त फलन परिभाषित करूँ तो उसका नाम हो जाएगा HOG, क्योंकि हम बाद वाले को पहले बोलते हैं HOG। तो इस चित्र से आप समझ सकते हैं कि संयुक्त फलन किस तरीके से परिभाषित होते हैं। अब स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर आप गौर करना कि एक समुच्चय है A, दूसरा समुच्चय है C और तीसरा है D। A से C पर है GOF और C से D पर है H। तो A से D पर जो फलन होगा संयुक्त फलन की परिभाषा से हम बोलेंगे, पहले बोलेंगे HO, फिर दूसरा फलन है GOF। तो जो HOGOF होगा वो A से D पर परिभाषित होगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें A से B पर फलन F है और B से D पर फलन HOG है, तो A से D पर जो फलन होगा उसका नाम भी हम लिख सकते हैं। पहले बाद वाले का नाम लिखेंगे HOG ब्रैकेट O, पहले वाला फलन F। तो जो HOG
ओ एफ होगा वो भी ए से बी पर परिभाषित होगा और एच ओ जी ओ एफ वो भी ए से बी पर परिभाषित होगा। अब हमें यह देखना है क्या ये बराबर होते हैं। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर प्लस लगा करके लिखा है उसी तरीके से यहाँ पर एच ओ जी ओ एफ ये लिखा है, बीच में संयुक्त फलन संक्रिया लिखी हुई है और इधर अगर देखें तो एच ओ जी ओ एफ, तो ये बराबर होते हैं या नहीं होते हैं यही हमें चेक करना है। स्टूडेंट्स आप इसको याद रख सकते हैं कि ये बराबर होते हैं। एक उदाहरण से हम इसकी पुष्टि करेंगे। उदाहरण नंबर 6 हम हल करेंगे। राजस्थान बोर्ड की बुक का ये उदाहरण है और इस उदाहरण के जरिए हम देखेंगे कि तीन जो फलन है वो साहचर्यता गुणधर्म का पालन करते हैं और हमें इसका सत्यापन करके यहाँ पर बताना है। यहाँ पर भी ठीक वैसा ही आरेख बना करके देख सकते हैं हम कि n से z0 तक n से z0 तक n यानी प्राकृत संख्या का समुच्चय, z0 यानी अशून्य पूर्णांकों का समुच्चय। जो फलन है वो है f z0 से q पर, q यानी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। इस पर जो फलन है वो है g और q से r पर जो फलन है r यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय उस पर फलन है h। जो z0 है फलन f का सह प्रांत है और फलन g का प्रांत है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि फलन g ओ f परिभाषित होगा और ये होगा n से q पर। तो हम लिखेंगे कि g ओ f जो फलन है वो n से q पर परिभाषित होगा। इसी प्रकार अगर हम देखें कि z0 से r पर जो फलन होगा उसका नाम होगा HOG। इसको हम लिखेंगे HOG परिभाषित होगा z0 से r पर। जो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है साहचर्यता गुणधर्म का सत्यापन कीजिए। यानी कि हमें यह सिद्ध करना है कि HOGOF इक्वल टू HOGOF, ये हमें सिद्ध करना है। ये सिद्ध करने के लिए हमें GOF और HOG जो फलन है वो हमें पहले से निकाल करके हमें पढ़ेंगे। तो GOF फलन में पहले निकाला GOF ऑफ x यह इस तरीके से निकलेगा G ब्रैकेट fx। fx की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 2x, तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये बन गया g2x। gx की वैल्यू हमें बताया 1/x होगी तो g2x की वैल्यू 1/2x हो जाएगी। इसी प्रकार एक हमें निकालना है HOG। HOG हमें ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे HOG ब्रैकेट x, तो हम इस तरह से लिखेंगे h ब्रैकेट gx। gx की वैल्यू है 1/x, यहाँ पर पुट कर देंगे। अब ये बन गया h 1/x, क्योंकि hx की वैल्यू होती है e की पावर x, h 1/x की वैल्यू हो जाएगी e की पावर 1/x। तो ये दोनों फलन हमने यहाँ पर निकाल लिए। अब हमें जो ये जांच करनी है इसका हम LHS ज्ञात करते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ HOGOF ऑफ x। x के लिए हम इसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो संयुक्त फलन की परिभाषा से लिखेंगे h ब्रैकेट GOF। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको समझना होगा कि बहुत ही आसान है। यहाँ पर जैसे कि हम GOF में ज्ञात करते थे, O हटा देते थे और ब्रैकेट लगा देते थे, वैसा ही काम यहाँ पर हम करने वाले हैं कि HOGOF ये एक फलन समझ लो इसको आप। तो ये O हटाएंगे और हम ब्रैकेट में इसको लिख देंगे। अब हमारे पास GOF x की वैल्यू हमारे पास पहले से है और वो है 1/2x। ये हम यहाँ पर अब हम देखते हैं कि जो h 1/2x है वो यहाँ से अगर आप देखोगे
इसकी वैल्यू e की पावर x होती है, इसकी वैल्यू रहेगी e की पावर 1/2x। ये LHS आ गया। अब हम RHS निकालते हैं, HOGOF और संयुक्त फलन की परिभाषा से, संयुक्त फलन की परिभाषा से हम पहले O हटाएंगे और fx लिख देंगे, HOG ब्रैकेट fx, और fx की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 2x, यहाँ पर पुट करते हैं HOG, ये हो जाएगा 2x। अब ये बन गया HOG ब्रैकेट 2x। अब यहाँ पर जो HOG हमने निकाला था उससे हम वैल्यू लिखेंगे, x अगर होता है तो वैल्यू मिलती है e की पावर 1/x, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ 2x है तो वैल्यू मिलेगी e की पावर 1/2x। तो जो हमने LHS निकाला और RHS निकाला, उन दोनों को देख करके हम कह सकते हैं कि HOGOF इक्वल टू HOGOF, यानी कि संयुक्त फलन सहचर्यता गुणधर्म का पालन करते हैं। प्रॉपर्टी 3 ये है कि दो फलन है f और g। फलन f परिभाषित है a से b पर और फलन g परिभाषित है b से c पर। अगर ये दोनों फलन एक ही की है तो इनका जो संयुक्त फलन होगा यानी कि GOF, जो कि a से c पर परिभाषित होगा, यह भी एक ही होगा। अब हम इसका थ्योरेटिकल प्रूफ करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछली प्रॉपर्टी का प्रूफ हमने नहीं किया था, हमने केवल उदाहरण से देखा था। अब हम इसका प्रूफ करते हैं। आपको याद होना चाहिए कि एक ही जो फलन होते हैं, जैसे एक फलन का मैं उदाहरण लिखता हूँ कि कोई फलन है f जो a से b पर है। अगर ये एक ही है यानी कि f का जो प्रांत है उसके दो अलग अलग अवयव हैं, x1 और x2। अगर ये दो अलग अलग अवयव हैं, इनके जो प्रतिबिंब है वह भी अलग अलग होंगे। इस तरीके से हम एक ही सिद्ध करते हैं। या दूसरा तरीका ये होता है कि हम लिख देते हैं कि fx1 बराबर fx2। ये मान लेते हैं कि दो अवयव हैं x1 और x2 जिनके f प्रतिबिंब बराबर है। बाद में हम इसको हल करते हुए ये सिद्ध कर देते हैं कि x1 बराबर x2, तब हम कह देते हैं कि f एक ही है, क्योंकि प्रतिबिंब बराबर केवल तभी हो सकते हैं जबकि अवयव बराबर हो। इसी परिभाषा से हम GOF को एक ही सिद्ध करेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ GOF x1 बराबर GOF x2। ये हमने मान लिया कि दो अवयव है x1 और x2, उनके जो GOF प्रतिबिंब है वह समान है। तो संयुक्त फलन की परिभाषा से मैं लिख सकता हूँ G ब्रैकेट fx1 और इधर लिखेंगे G ब्रैकेट fx2। अब क्योंकि हमें पता है कि G जो फलन है वह एक ही की है, और अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें G ब्रैकेट कोई अवयव और इधर भी है G ब्रैकेट कोई अवयव, तो जब फलन G एक ही है, क्योंकि फलन G के अंतर्गत दो अवयवों के प्रतिबिंब तभी समान हो सकते हैं जबकि वह अवयव समान हो। यहाँ पर हम लिखेंगे कि fx1 बराबर fx2, पीछे हम रीजन लिखेंगे क्योंकि G एक ही है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर ध्यान दें कि fx1 और fx2, x1 और x2 के f प्रतिबिंब बराबर है, क्योंकि f भी एक ही है, इसलिए हम यहाँ पर भी कह सकते हैं कि x1 बराबर x2। तो ये जो निष्कर्ष निकला, इससे हम कह सकते हैं कि दो अवयवों x1 और x2 के प्रतिबिंब तभी बराबर होंगे जबकि वो बराबर होंगे, यानी कि GOF एक ही है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम फलन GOF को एक ही सिद्ध कर सकते हैं। और ये तो स्टूडेंट्स अब है चौथी प्रॉपर्टी। इसके अनुसार यदि दो फलन है f और g, ये दोनों आच्छादक है, तो इनका जो संयुक्त फलन है यह भी आच्छादक होगा। इसका प्रूफ हम नहीं कर रहे, लेकिन मैं इसको चित्र से आपको बता देता हूं कि a से b पर जो फलन है वह फलन है f, और b से c पर जो फलन है वह है g। कोई फलन आच्छादक होता है, इसका अर्थ यह होता है
उसका जो सह प्रांत है उसके प्रत्येक अवयव का प्रांत में अद्वितीय पूर्व प्रतिबिंब होता है। तो क्योंकि यहाँ पर G आच्छादक है तो G का जो सह प्रांत है यानी कि C, तो हम कह सकते हैं कि C जो समुच्चय है उसके प्रत्येक अवयव का B में अद्वितीय पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। अब हम जानते हैं कि F B आच्छादक है यानी कि B के प्रत्येक अवयव का A में अद्वितीय पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो GOF होगा, GOF का जो सह प्रांत है यानी कि C के प्रत्येक अवयव का A में अद्वितीय पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा। क्योंकि GOF A से C पर परिभाषित है इसलिए हम कह सकते हैं कि C के प्रत्येक अवयव का A में, A है ये प्रांत है और C जो है ये सह प्रांत है। सह प्रांत C के प्रत्येक अवयव का A में अद्वितीय पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा, यानी कि GOF भी आच्छादक होगा। तो अब हम पढ़ते हैं पांचवी प्रॉपर्टी, जो कि महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है कि किसी फलन को तत्समक फलन से संयुक्त करने पर वही फलन प्राप्त होता है। अगर मैं कहूं कि कोई फलन है f जो a से b पर परिभाषित है, संयुक्त फलन को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये गुणधर्म कहता है कि f को i a इक्वल टू i b o f होता है, जहां i a तथा i b क्रमशः a तथा b पर परिभाषित तत्समक फलन है। स्टूडेंट्स यहाँ पर समझते हैं कि यह किस तरीके से लिखा गया है कि f को i a लिखा गया है जबकि इधर i b को f लिखा गया है। तो ये मैं आपको बताता हूँ, साथ ही ये बताएंगे कि यह भी बताऊंगा कि i a और i b जो तत्समक फलन है किस प्रकार से है। तो हमें तत्समक फलन समझना है कि i a जो होता है यह a से a पर परिभाषित होता है। तत्समक फलन एक समुच्चय a से a पर परिभाषित है तो उसको कहेंगे i, और इसके अंतर्गत इस समुच्चय a के प्रत्येक अवयव x का जो प्रतिबिंब होगा वह वापस x होगा। जैसे अगर इसका अवयव है 1 तो उसका प्रतिबिंब होगा 1, अगर इसमें अवयव है 2 तो उसका प्रतिबिंब होगा 2। तो हम ये कह सकते हैं कि ia ऑफ x इक्वल टू वापस x। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ib होगा वह b से b पर परिभाषित होगा, यानी कि b के किसी अवयव x का प्रतिबिंब वापस x प्राप्त होगा ib के अंतर्गत, यानी कि ib ऑफ x इक्वल टू वापस x होगा। अब हमें ये समझना है कि जब हम संयुक्त फलन करेंगे फलन f का i के साथ, तो i a लिखना है या i b लिखना है, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं कि फलन f जो है वो a से b पर परिभाषित है, b से परिभाषित फलन है i b। तो अगर हम संयुक्त फलन लिखें तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, ये है a, ये है b और फिर b से b पर है i b, यहाँ तो है f और इस पर है i b। इनका जो संयुक्त फलन बनेगा इसका नाम हो जाएगा, पहले लास्ट वाला बोलेंगे IB O F। इस तरीके से ये परिभाषित होगा। तो अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं IB O F of x इक्वल टू IB ब्रैकेट fx, IB ब्रैकेट fx। अब हमें बताया कि IB तत्समक फलन है, किसी अवयव का प्रतिबिंब x का प्रतिबिंब x ही देता है, fx का प्रतिबिंब क्या देगा
fx भी देगा। तब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो IBOF है इसकी वैल्यू वापस क्या मिलेगी, f मिलेगी। तो इससे ये प्रूव होता है कि ये जो है संयुक्त फलन IBOF इसकी वैल्यू भी f मिलेगी। अब हम सिद्ध करेंगे कि FOIA इसकी वैल्यू भी f होगी। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर IBOF को प्रदर्शित किया है, पहले मैं IA लिखता हूँ जैसे कि ये लिखा है, और इसके बाद अगर मैं लिखूँ ये A से A पर था और फलन f जो है वो A से B पर था, तो इनका जो संयुक्त फलन बना है इसका नाम होगा FOIA। अगर मुझे किसी अवयव का प्रतिबिंब निकालना हो तो हम ऐसे लिखेंगे FOIA x इक्वल टू f ब्रैकेट IA x। अब हमें पता है IA एक अवयव फलन है, तो x की जो इमेज देगा वो वापस x ही देगा, तो हमें आंसर यहाँ पर मिल गया fx। तो स्टूडेंट्स यहाँ से इस रिजल्ट से भी हम कह सकते हैं कि FOIA x इसकी वैल्यू वापस क्या मिल गई, और यहाँ से भी हम कह सकते हैं, यानी कि दोनों रिजल्ट से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब भी किसी फलन का तत्सम फलन से संयुक्त फलन लिया जाएगा तो वापस वही फलन प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट्स ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने पढ़ा 5 महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी संयुक्त फलन के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करें, और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।